हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। तो हम अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नर्स थ्योरी तक हम डिस्कस कर चुके थे। उस वीडियो में कुछ एंड में टेक्निकल टर्म्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जो कि अपलोड नहीं हुई। तो उसका जो एंड का पार्ट था वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद हम अपनी वीबीटी पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट वीडियो में वर्नर्स थ्योरी तक पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे पहले। ये पिछले पुराने नीट और जेई के क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। ईडीटीए लिगेंड, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ईडीटीए एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। उसका स्ट्रक्चर भी आपको समझाया था। तो उसमें क्या होता था, 2 एन डोनर एटम्स होते थे और 4 ऑक्सीजन डोनर एटम्स होते हैं। आप सभी ने अगर वीडियो देखी है तो आपको पता होगा इसका आंसर। तो ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है विद 4 O एटम एंड 2 N एटम्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है निकल का, एक इस कंपाउंड में और एक इस कंपाउंड में। तो ऑक्सीडेशन निकालना नंबर हमने सीख लिया था, ये है। हमें निकल का निकालना है, निकल के लिए X लिख लेंगे। हमें पता है CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी आपको समझाया गया था। तो न्यूट्रल के लिए 0 और कोई लिगेंड नहीं है। ऊपर चार्ज कितना है, कुछ नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। तो निकल पे चार्ज कितना आ गया, 0 इस कंपाउंड में। ठीक है, उस पे आ जाओ। निकल का हमें निकालना है, तो निकल के लिए हमने X लिख लिया। साइनाइड पे मैंने आपको बताया था कि कितना होता है, -1। तो एक साइनाइड पे -1, 4 साइनाइड के लिए -4। और कोई लिगेंड है, नो। इज इक्वल टू ऊपर कितना चार्ज है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर -2, तो इज इक्वल टू -2। तो ये कितना हो गया, सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 एंड +2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 100 ml ऑफ अ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो द नंबर ऑफ मोल्स, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो जो मोल कॉन्सेप्ट की फर्स्ट वीडियो थी, मैंने आपको मोल्स का फॉर्मूला निकाले थे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलेज बताए थे। ठीक है, जब सॉल्यूशन गिवन हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मोल्स कैसे निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यही फॉर्मूला आपको बताया था। अगर आपको इससे भी याद नहीं है तो आप सबको मोलैरिटी का फॉर्मूला तो याद होगा कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो हमने मोल्स निकालने थे तो वॉल्यूम को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप ये मोलैरिटी के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब देखो, मोलैरिटी गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है, 0.01 मोलर इनटू वॉल्यूम। आपको पता है जब आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो वॉल्यूम किस में लिखते हैं, लीटर में। यहाँ पे किस में है, ml में। तो 100 अपॉन में 1000, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.001 मोल्स। ठीक है, निकाल लेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो कितना इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द एनायन ऑफ एसिटाइल एसीटोन। ठीक है, एसिटाइल एसीटोन हमारे पास लिगेंड है, फॉर्म्स दिस कंपाउंड, उसने ये कंपाउंड बनाया, चिलेट विद CO+3। CO+3 के साथ क्या बनाई, चिलेट रिंग बनाई। चिलेट रिंग कब बनाएगा, जब एसिटाइल एसीटोन एक ही मेटल से 2 डोनर साइड या उससे ज़्यादा से जुड़ेगा। ठीक है, द रिंग ऑफ चिलेट आर, हमें रिंग बताने की कितनी मेंबर बनेगी। अब आपको बताया था कि जो एसिटाइल एसीटोन है, एसिटाइल एसीटोन है वो डाइडेंटेट लिगेंड है, बताया था आपको। तो अगर एक एसिटाइल एसीटोन 2 से बॉन्ड बना सकता है तो हमारे पास कितने हैं, 3 है कंपाउंड में। तो कितनी बनाएंगे, 6 मेंबर रिंग, एक के लिए 2, तो ये क्या हो गई, 6 मेंबर रिंग। ये आपके फर्स्ट जो वीडियो थी, फर्स्ट जो पार्ट थी, वहाँ तक के क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के। अभी हम आगे चलेंगे तो आगे भी साथ साथ क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। अभी
हमारी जो पुरानी वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट था, उसमें एक वर्नर्स थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, तो उसका कुछ पार्ट रह गया था, उसको भी एक बार हम यहाँ सुन लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम वीबीटी पे चलेंगे, ठीक है। तो वर्नर्स थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसने 2 टाइप की वैलेंसीज दी है हमें, ठीक है। वर्नर्स जो थ्योरी थी, वर्नर्स थ्योरी, उसने क्या दिया था, 2 टाइप की वैलेंसी दी थी, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। तो कौन सी थी वो 2 टाइप की वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और क्या थी? सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सेंट्रल एटम। जो भी कंपाउंड में आपका सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। तो ये क्या हो गई? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड। उस कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, वही उसकी क्या हो गई? सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? कि कितने लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच है मेटल से, ठीक है। एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है FeCN6, ये मान लो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। इसकी अगर हम प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे, मतलब इस पे चार्ज निकालो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो आयरन के लिए क्या लिया? X। एक साइनाइड पे हमें पता कितना होता है? -1। तो 6 के लिए कितना होगा? -6 इज इक्वल टू, और कोई लिगेंड नहीं है, -4। तो X की वैल्यू क्या आ गई? +2। तो यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी को हमने PV से लिख दिया, इज इक्वल टू कितनी आ गई? +2, ठीक है। तो ऐसे किसी भी कंपाउंड की अगर आपसे प्राइमरी वैलेंसी पूछे तो आप निकाल सकते हैं। सेकंड हम आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पे। अब इसी कंपाउंड में आप मुझे बताएंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे बताएंगे? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आयरन के साथ कितने डायरेक्टली लिगेंड अटैच है? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी SV, सेकेंडरी वैलेंसी हमने लिख दी 6। तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। अभी इधर आओ, जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है ये आई, इसको सेटिस्फाई करेंगे एनायनिक पार्ट। जो एनायनिक पार्ट है, एनायनिक मॉलिक्यूल है, एनायनिक मॉलिक्यूल्स हमारी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, और सेकेंडरी वैलेंसी को एनायनिक और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे एनायनिक मॉलिक्यूल्स, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे एनायनिक और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी को हम आयनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं, आयनाइजेबल वैलेंसी, ठीक है। इसको हम आयनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं। इसको हम नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? नॉन डायरेक्शनल। क्या है? नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी हमारी डायरेक्शनल होती है। देखो सेकेंडरी वैलेंसी में क्या जुड़े हुए हैं? लिगेंड। और लिगेंड हमें पता है कि एक ज्योमेट्री में ही अटैच होते हैं, तो उनकी एक डायरेक्शन है। तो ये क्या है? डायरेक्शनल इन कैरेक्टर, ठीक है। क्या है? डायरेक्शनल इन कैरेक्टर। तो ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जो वर्नर ने दी थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक कंपाउंड दिया हुआ है
PdCl2 इंटू 4NH3 ये दिया है। और क्वेश्चन में बोला है कि 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसमें 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है ऑन एडिशन ऑफ AgNO3। अगर हम इसमें AgNO3 डाल देते हैं तो 2 मोल्स AgCl बन जाते हैं। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? तो अब देखो, अगर 2 मोल AgCl बन रहे हैं मतलब Cl तो AgCl बनाने के लिए यूज़ हो गया, बचा क्या? अमोनिया। तो मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो कंपाउंड होगा कोऑर्डिनेशन, वो क्या होगा? ऐसा कुछ होगा भाई, 4 लिगेंड अटैच होंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया कि 2 मोल AgCl बन गया इसकी रिएक्शन के बाद, तो मतलब ये कंपाउंड होगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई? PD के साथ कितने डायरेक्टली लिगेंड अटैच है? 4 लिगेंड। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। ओके, तो ये थी हमारी वर्नर थ्योरी। अब हम एक और टॉपिक आता है नेक्स्ट, डबल साल्ट वर्सेस कॉम्प्लेक्स। क्या आता है? डबल साल्ट वर्सेस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डबल साल्ट वर्सेस कॉम्प्लेक्स। अभी देखो, इसमें से भी कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, डबल साल्ट क्या होता है? ठीक है, ये दो डबल साल्ट भी और कॉम्प्लेक्स भी है ना, सिंपल कंपाउंड से मिलकर ये बनते हैं। ठीक है, इसका जैसे इसके एग्जाम्पल तो हम पढ़ ही रहे हैं, जैसे हमने भी पढ़ा आयरन का। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हुए, या फिर मैंने आपको बताया ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, डबल साल्ट के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मोहर साल्ट। क्या है? मोहर साल्ट। मोहर साल्ट के बारे में भी आपने लैब में सुना होगा। ठीक है, मोहर साल्ट का हमें सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। ठीक है, ये मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि बताओ हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स इन मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? आपको ऑप्शन दे देंगे 6, 12, 8। तो आपको पता होना चाहिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6। और आपको फॉर्मूला भी होना चाहिए। ठीक है, याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक से याद करा देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा थोड़ा। मोहर मान लो कि कोई आदमी है। ठीक है, मोहर कोई आदमी है जिसके 6 पैक्स हैं। ठीक है भाई, जो आदमी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने 6 पैक्स बनाने के लिए जिम जाते हैं। तो मोहर कोई आदमी था जिसके 6 पैक्स थे। तो याद रखना कि इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इससे। ठीक है, अब उसके 6 पैक्स हैं तो उसकी बॉडी कैसी होगी? लोहे जैसी होगी, मतलब आयरन जैसी होगी। तो इसमें आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सब उसने कैसे बनाया? अमोनिया का ड्रिंक पी के। क्या बनाया? अमोनिया का ड्रिंक पी के। ठीक है, तो हमारा NH4 इसमें अमोनियम आयन भी होगा और सल्फेट सबके साथ होगा। ठीक है, तो आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6H2O। ठीक है, इससे आप इसे याद करेंगे। बाकी आप जैसे भी याद करना चाहें आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पोटाश एलम। पोटाश एलम। ठीक है, पोटाश एलम देखो, नाम से ही देखो, पोटाश मतलब पोटेशियम मतलब के। ठीक है, एलम, एलम मतलब एल्यूमिनियम मतलब Al, KAl। ठीक है, सल्फेट जैसे उसमें था वैसे इसमें सल्फेट SO4 होल ट्वाइस। ठीक है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो 12 है। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? 12 है। इसको ऐसे याद रखो, जैसे पोटाश एलम जो फिटकड़ी होती है, हम घरों में यूज़ करते हैं पीने के पानी के साफ़ करने के लिए, है ना, मतलब पानी को प्यूरिफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमें पानी चाहिए जिस तरीके का, वो साफ़ पानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे याद करो कि
उसमें 6 थे कम, इसमें 12 है ना, तो 12 वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक कार्नालाइट। ठीक है, कार्नालाइट को याद करेंगे। अब कार्नालाइट बोलने में कैसे लग रहा है, कार्नालाइट के से शुरू हो रहा होगा है ना, तो KCl, ठीक है, Cl इसे याद रखो, इसमें C भी है और इसमें L भी है। ठीक है, फिर MgCl2, ठीक है, MgCl2 इंटू 6H2O। इसमें भी 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, सबसे ज़्यादा जो 12 है वो किस में है, पोटेशियम में। तो आपको ये तीनों याद होने चाहिए कम से कम। ठीक है, डबल साल्ट के लिए इसमें कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपको याद रखने हैं कितने कितने हैं। ठीक है, अब डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है कि जो डबल साल्ट होते हैं वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। किस में करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर इनको हम सॉल्यूशन स्टेट में लेके जाएं, तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। जैसे मान लो कि मोहर सॉल्ट था, ठीक है, तो मोहर सॉल्ट्स को अगर हम सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो ये टूट जाएगा इसमें कि आयरन अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, अमोनियम अलग हो जाएगा और H2O से H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। मतलब जो मोहर सॉल्ट था या डबल सॉल्ट था वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देगा। अब डबल साल्ट ने अपनी आइडेंटिटी लूज़ की है, आयंस ने नहीं की। अगर आपको क्वेश्चन में या ऑप्शन में ये आए कि डबल साल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज़ करता है तो दैट इज़ करेक्ट, लेकिन अगर आए कि आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज़ करते हैं तो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, आयंस तो हैं, Fe+2 है, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं की, सिर्फ डबल साल्ट ने की है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं और सॉल्यूशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर इसको हम सॉल्यूशन लाएं तो भी ये नहीं टूटेगा। मतलब K पॉजिटिव तो अलग हो जाएगा, हमें पता है, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म है वो एज इट इज़ रहेगी, वो कभी ब्रेक नहीं होती। तो इसमें जो होता है कॉम्प्लेक्स अपनी आइडेंटिटी कभी लूज़ नहीं करता। ओके, तो ये था हमारा डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट के डिफरेंस। इनको थोड़ा याद रखना है फॉर्मूलों को। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताई है कैसे याद रखना है। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो उनसे याद कीजिए, पर इनको याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी VBT पे। ओके, नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है वो है VBT। क्या है VBT? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के समझने से पहले सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्यों लाया गया, क्योंकि जो वर्नर्स थ्योरी थी वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसने बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाई वो हमें, जैसे कि उसने नहीं बताया कि क्यों कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, या फिर एक पाया गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं, वो किस रीज़न से होते हैं वो नहीं बता पाए। जो कंपाउंड्स हैं उनकी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी वर्नर्स थ्योरी ने कुछ नहीं बताया। तो इसलिए हमारी VBT थ्योरी आई इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए। अब VBT को समझने के लिए पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो जो हमारी ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ है, जो D ब्लॉक है, उसके एलिमेंट्स जो यहाँ लिखे हैं हमें याद होने चाहिए, और उनके वैलेंस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको यहाँ याद करा दूँ। ठीक है, अगली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आप सभी ने बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी होगी, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँगी कि आपको थोड़ा याद आ जाए। अगर आपको पूरी समझनी है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको एक हाइब्रिडाइजेशन पे अलग से लेक्चर बना के समझा दूँगी। ठीक है, तो अभी हम पहले समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ठीक है, हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, कि हाइब्रिडाइजेशन होती है, मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की।
और वो भी कैसे ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी सेम हो या ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हो, उनकी मिक्सिंग होती है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। तो हमने पढ़ा जैसे कि sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने ज्योमेट्री देखी थी, वो क्या थी, टेट्राहेड्रल। क्या ज्योमेट्री थी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। sp3 मतलब 4, एक s और 3 p, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारी ज्योमेट्री थी वो टेट्राहेड्रल थी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, ये हमारा टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर dsp2 होती, एक d एक s और 2 p, वही 4 के लिए स्क्वायर प्लेनर, क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, sp स्क्वायर प्लेनर dsp2 के लिए, जिसका हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ऐसा, ठीक है। और हमने पढ़ी थी sp3d, sp3d के लिए होता है tbp, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि बीच में एक एटम, ठीक है, एक ऊपर एक्सियल बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, और 3 इक्वेटोरियल, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। एक हमने पढ़ा था sp3d2, वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, मतलब 6 इसमें होते हैं, एक s 3 p 2 d, टोटल कितने हो गए, 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे, स्क्वायर प्लेनर पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या हो गया, बीच में एटम, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे और ऐसे, ठीक है, ये हमारी हो गई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए वीबीटी समझने के लिए। अभी इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहले ये ट्रांजिशन मेटल्स है हमारे, जो डी ब्लॉक के मेटल्स है वो, ठीक है। ये हमारी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज, फोर्थ भी है, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत है तो हम इनको देखेंगे अभी, ठीक है। इसमें इसको हम 3D सीरीज़ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3D सीरीज़, इसको 4D सीरीज़ भी बोलते हैं, इसको 5D सीरीज़ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसके वैलेंस लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D में एंटर करता है, ठीक है। जैसे स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 होता है, ठीक है। तो हम जब इसको फिल करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो क्या होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s में भी 2 चल जाते हैं, और d में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, ये हो गए टोटल 21। यहाँ तक हमारे थे 20, ठीक है। d से पहले हम s को फिल करेंगे, ये आपको पता होगा एनर्जी के बेसिस पे। उसके बाद जो 20 हो गए, 21st जो इलेक्ट्रॉन है वो d में आएगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर किया है, d में, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है 3D सीरीज़। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में आएगा, इसका 5D में, इसलिए इनके नाम भी 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़, ठीक है। तो हमें जो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो बस d इलेक्ट्रॉन की पड़ेगी और s इलेक्ट्रॉन की, ओके, d इलेक्ट्रॉन्स की और s इलेक्ट्रॉन की। तो हम इधर वाली पूरी टर्म को छोड़ देंगे फिलहाल के लिए और सिर्फ इनकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसे याद करने का तरीका मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेंगे, अगर आपको याद है अपनी ट्रिक से तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, फर्स्ट जो हमारी है, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक, इसके लिए यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़ी तो आगे कूदना, रुकावट राह में पड़ी तो आगे कूदना। 5D सीरीज़ के लिए ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इराक में पिटवाऊंगा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इराक में पिटवाऊंगा, ठीक है। इससे हम इनको याद करेंगे। आपको सबसे पहले 3D तो याद ही होनी चाहिए। अब 3D में हम देखेंगे कि जो उसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हमारे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये सब +2 में हो तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D1, इसकी 1 होगी
और 1 से आगे लिखते जाओ, इसके 3D2, 3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। आपको बस ये याद रखनी है कि +2 में स्कैंडियम से D1 से शुरू हो जाता है और 10 तक जाती है, D10 तक। इसी से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर आपको ये याद रहेगी। ठीक है, इसमें 4D1 कर देना, इसमें 5D1 कर देना। ठीक है, तो आपको पहले ये जैसे मान लो अगर आपसे पूछे क्रोमियम को दे दे, क्रोमियम +2, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम कौन से नंबर पे है, फोर्थ मतलब D4, लेकिन वो +2 स्टेट में है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अगर +2 स्टेट है तो बहुत अच्छी बात है, D4 लिख दो। लेकिन अगर +3 है, अगर मैं बोल दूं कि +3 क्रोमियम है, ठीक है, तो अब आप D4 नहीं लिखोगे, +3 मतलब एक और इलेक्ट्रॉन कम कर दो। ठीक है, जैसे मान लो स्कैंडियम था, अगर मैं, ये तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं स्कैंडियम +2 की करूं तो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, S से। ठीक है, तो S के इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ 3D1। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ स्कैंडियम +3, तो आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे D से, तो वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसका देखें तो एक और निकाल दो तो D4 की जगह D3 हो जाएगा। तो जब भी अगर +3 एक बढ़ा दे तो एक इलेक्ट्रॉन घटा देना, अगर +1 कर दे तो एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो बढ़ाओगे वो S में प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपने सब में से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले वो S से निकाले हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखो कि +2 में क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसी से हो जाएंगे। अभी देखो, जो हमारी VBT थ्योरी थी उसने क्या कहा, VBT ने कहा कि जो मेटल होता है और लिगेंड होता है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो इंटरेक्शन है, वो कोवलेंट है। उसने आयनिक बॉन्ड का कहीं जिक्र नहीं किया, उसने सिर्फ कहा कि कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये उसने माना। दूसरी बात जो उसने मानी वो ये कि जो मेटल है जो लिगेंड से अटैच है, ठीक है, उसकी N-1D NS और NP, या फिर NS NP और ND। ठीक है, या तो ये 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी या फिर ये 3 करेंगी। ठीक है, इनको मिक्स नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप एक इसका D इलेक्ट्रॉन, एक इसकी ऑर्बिटल ले लो D की और एक उस वाले D की ले लो। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों D में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है, और हाइब्रिडाइजेशन की हमें डेफिनेशन पता है कि सेम एनर्जी वाले या ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वालों की मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो आप या तो इन तीनों को करोगे या उन तीनों को। अगर आप आगे वाली D ले रहे हो ऑर्बिटल तो पीछे वाली को नहीं लेंगे, अगर पीछे वाली D को ले रहे हैं तो आगे वाली को नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे जब आप अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये कहा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, और इनसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, इससे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, उन ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, एक और बात जो VBT ने बोली, उसने कहा कि जो लिगेंड होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्ट्रोंग, मीडियम और वीक। ठीक है, स्ट्रोंग लिगेंड, मीडियम और वीक। स्ट्रोंग उसने कहा जैसे एग्जांपल CO, CN, इनको उसने बोल दिया कि ये स्ट्रोंग लिगेंड है। ठीक है, वीक उसने बोला फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, ये वीक लिगेंड है। और मीडियम में उसने बोल दिया कि अमोनिया, वाटर, ये आते हैं मीडियम में। ठीक है, तो जब भी स्ट्रोंग लिगेंड होंगे तो पेयरिंग होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर में आ जाएंगे, और अगर वीक होंगे तो पेयर में नहीं आएंगे, मतलब पेयरिंग नहीं होगी। भाई जो गरीब है, जो वीक है,
उसके साथ कौन पेयर करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, तो उसमें पेयरिंग नहीं होगी। जो स्ट्रोंग है उसके साथ सब पेयरिंग करना चाहेंगे तो उसके साथ पेयरिंग होगी। ठीक है, हमें ये बात याद रखनी है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, CO CN6 3-। मान लो ये एग्जाम्पल लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? कोबाल्ट। ये हमारा लिगेंड है और लिगेंड भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखनी है कि CO कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो गई? X -6 = -3। एक CN के लिए -1, तो 6 के लिए -6, तो X हमारा क्या आ गया? +3। ठीक है, तो कोबाल्ट हमारा क्या आ गया? +3। अब देखो कोबाल्ट +2 के लिए, कोबाल्ट उधर जो +2 है उसमें कितना है? D7। ठीक है, कोबाल्ट +2 के लिए कितना है? D7। लेकिन हमें तो कोबाल्ट +3 चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और माइनस कर दो, तो D7 की जगह क्या आ जाएगा? D6। ठीक है, अब ऑर्बिटल्स बनाओ। हम सिर्फ लास्ट वाली ऑर्बिटल्स बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये है N-1D NS NP और ये ND। ठीक है, अगर ये यूज़ होगी तो ये यूज़ नहीं होगी, अगर ये होगी तो ये नहीं होगी। ठीक है, ये आपको बता चुकी हूँ। अभी देखो N-1D का मतलब यहाँ पे क्या है? 3D, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। 4S ये भी लिख सकते हैं, 4P ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वो नेक्स्ट 5। अभी देखो हमारे पास क्या है? D6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3D6 ही तो था, है ना? 3D6, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो आप सभी को हुंस रूल पता होगा कि पहले सिंगल सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। ठीक है, ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर दिए। ये थी मेटल की ऑर्बिटल। क्या है? मेटल की ऑर्बिटल्स, मेटल ऑर्बिटल्स, ये मेटल की ऑर्बिटल्स है। अब अगर लिगेंड स्ट्रोंग है तो पेयरिंग हो जाएगी। भाई जो स्ट्रोंग आदमी होगा उसके साथ तो सब पेयरिंग करना चाहेंगे, है ना? तो यहाँ पे क्या होगी? पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग कैसे होगी कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा बना लीजिए ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये S, ये P। अभी इस D को नहीं बना रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पेयरिंग। ठीक है, ये थी 3D 4S 4P। अभी देखो पेयरिंग हो गई, D की 2 ऑर्बिटल खाली रह गई। ठीक है, हमें लिगेंड्स के लिए कितनी ऑर्बिटल्स चाहिए? 6, क्योंकि 6 लिगेंड है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 ऑर्बिटल क्या कर लेंगी? मिक्सिंग कर लेगी आपस में और क्या बना लेगी? D2। भाई आगे की D ऑर्बिटल D2, एक S और 3 P, मतलब P3। ठीक है, 2 D D2 sp3, ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है, जब भी अंदर वाली D ऑर्बिटल होगी तो D आगे लिखा जाएगा। अगर बाहर वाली यूज़ होती तो हम बाहर वाली का भी एक एग्जाम्पल करेंगे। तो D कैसे लिखा जाता? sp3 D2, D बाद में लिखा जाता। ठीक है, अभी ये यहाँ पे क्या करेंगे? जो हमारे साइनाइड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देके बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अंदर वाली D से बना है तो क्या बोलेंगे? इनर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर अंदर मतलब लो, या फिर क्या बोलेंगे? लो ऑर्बिटल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं
नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आप कर दो COF6 4 3-, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो फिर से वही x -6 इज इक्वल टू -3, तो x कितना आ गया +3, और आपको पता है कोबाल्ट +3 का मतलब D6, ठीक है। D6 मतलब आपने फिल कर दी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 कर दिए। अब लेकिन F लिगेंड क्या है F, और वो क्या है वीक फील्ड लिगेंड, और वीक होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, मतलब ये हमारी फील्ड रहेगी। अगर ये फील्ड रहेगी तो हमें तो 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो हम 1 2 3 4 5 6 उन 2 D को लेंगे। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसको अगर मान लो एक खाली है तो आप एक इसकी ले लो और एक उसकी, नहीं, आपको या तो दोनों इसकी लेनी है या दोनों उसकी। हाँ, अगर एक ही चाहिए, मतलब जैसे DSP2 स्क्वायर प्लेनर होता है, अगर एक चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बस इन दोनों को साथ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन यहाँ पर बॉन्डिंग कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स देके, तो ये क्या हो जाएगा, एक S 3 P मतलब P3 और 2 D मतलब D2, तो ये क्या हो गई sp3 D2, ठीक है। sp3 D2 के लिए क्या होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। और ये क्या, इसको क्या बोलेंगे आउटर, बाहर वाली डी लिए ना तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फिर हाई स्पिन, ठीक है, या फिर हाई स्पिन, ठीक है। एक और चीज, जब भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे पेयरिंग नहीं है ना, जब भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उस जो कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मतलब उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगी, जो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होगी, वो होगा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर पेयरिंग होगी, जैसे पिछले वाले पार्ट में, पिछले वाले जो कंपाउंड था उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए थे, तो उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है NiCl4 2-। अभी देखो सिर्फ 4 ही लिगेंड है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। चार्ज निकालो निकल पे, तो कितना होगा x, एक Cl के लिए -1, 4 के लिए -4 इज इक्वल टू -2, तो x कितना आ गया +2, तो निकल पे कितना चार्ज है +2। अब देखो निकल पे +2 में कितना है D8, कितनी है D8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तीनों ही वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग अगर नहीं होगी तो क्या होगा, 4 हमें ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, तो एक S और P3, तो ये क्या हो गया sp3, मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई टेट्राहेड्रल, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई टेट्राहेड्रल। डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है बताओ, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, ठीक है। नेक्स्ट है, आप अगर कॉम्प्लेक्स आपको दे दे NiCO4, ठीक है, NiCO4, यहाँ पे आप N का जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो X और CO एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, और ऊपर भी कुछ नहीं है तो 0, तो X क्या हो जाएगा 0, मतलब निकेल अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो हमें पता है कि +2 में D8 होता है, ठीक है,
और 0 मतलब 2 और ऐड कर दो, तो जो 2 ऐड होंगे वो किस में जाएंगे, S में, हमें पता है। तो 3D8 4s2 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। और ये होगी तो बनाओ। ये हमारी हो गई मेटल की ऑर्बिटल्स, मेटल की ऑर्बिटल्स। ये हो गई 3D 4s 4p, ठीक है। डी में फिल करने 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और एस में 2, ठीक है। ये हो गया। अब CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगी। अब क्या करेंगे, एस के इलेक्ट्रॉन्स इधर आके पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर आते ही S खाली और 3p खाली, तो क्या हो गई sp3। तो क्या हो गई ज्योमेट्री इसकी, टेट्राहेड्रल। बताओ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी वीबीटी। वीबीटी में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक कॉम्प्लेक्स दे देंगे, आपको बताना, या तो पूछेंगे बताओ डायमैग्नेटिक है कंपाउंड या पैरामैग्नेटिक है, या पूछेंगे बताओ हाइब्रिडाइजेशन विद इसकी ज्योमेट्री, ये दे देंगे ऑप्शन में। जैसे एक जेई का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिखूंगी लास्ट में, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एग्जाम्पल आप मुझे खुद करके बताएंगे, ठीक है। क्या है वो, CO C2O4 होल 6 3 और दिया हुआ है कि ये कंपाउंड है और डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। आपको बताना है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, आप खुद सोल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब जो वीबीटी थी, वीबीटी की भी कुछ कमियां थी, इसके लिए हमारी अगली थ्योरी आती है CFT। तो वीबीटी की कमियां क्या थी, एक तो उसने बहुत सारे अजम्पशंस मान लिए थे, बहुत सारे अजम्पशंस वो मान के चला था। जैसे उसने बोला कि इनमें सिर्फ कोवलेंट इंटरेक्शन है मेटल और लिगेंड में, उसने आयनिक का बिल्कुल नाम नहीं लिया, ठीक है। ऐसे वो बहुत सारे अजम्पशंस मान के चला है, ठीक है। दूसरा उसने बोला कि जो ये कंपाउंड है डायमैग्नेटिक है या ये पैरामैग्नेटिक है, मतलब उसने क्वालिटी बताई कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, उसने क्वांटिटी नहीं बताई, क्वांटिटी नहीं बताई कि कितना उसका मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस किया उसने मैग्नेटिक बिहेवियर का, क्वांटिटेटिव बिहेवियर जो है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट उसने नहीं किया मैग्नेटिक बिहेवियर का, ठीक है। ये उसकी कमियां थी। थर्ड, उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि अच्छे से कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। आगे बहुत सारे और लिगेंड है तो उसने नहीं बता पाया वो कि कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है, ठीक है। ये उसकी कुछ कमियां थी, इसलिए हमारी जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि नीट में आए हुए हैं, जेई में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी हैं, उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अब तक के पार्ट में, मतलब वीबीटी तक के पार्ट में। जैसे ये क्वेश्चन जेई का है, ये नीट का है, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज DsP2 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से किस सेंट्रल मेटल की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 है, हमें बतानी है, ठीक है। तो सब में क्या है, निकल है एक तो, ठीक है, निकल है, हमें पता है कि निकल +2 में कितना होता है D8, ठीक है। तो एक तो हम सबकी निकाले, ठीक है, जैसे अभी हमने सोल्व किए थे 4 क्वेश्चंस, वैसे हम सभी के निकाल के देखें, ठीक है। या फिर कुछ को हम ऐसे ट्रिक से हटा दें कि कौन सा नहीं हो सकता। जैसे DsP2 है और D8 है ना, तो जो भी वीक फील्ड लिगेंड होगा जैसे कि क्लोरीन, वो तो पेयरिंग कर ही नहीं सकता, तो अंदर वाली डी ऑर्बिटल खाली नहीं होगी, तो इसको जैसे हम हटा सकते हैं ऑप्शन से, ठीक है।
और इसको हटा सकते हैं, इसमें भी वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब आता है इसका नंबर और उसका, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की, मतलब D10 हो गया, D8 और S2 अभी हमने किया, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा ये, तो दैट इज आंसर। इसमें Ni+2 है, कैसे कि K हमारा निकल जाएगा K पॉजिटिव, और K पॉजिटिव अगर हमारा निकल जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 चार्ज, तो निकल के आ जाएगा +2 में आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल +2 के लिए D8, तो जब D8 हम फिल करेंगे तो पहले हम ऐसे फिल करेंगे 6 7 8, ठीक है। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये खाली हो गई, ठीक है। और हमें तो 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक तो D की हो गई, एक S की हो गई और 3 P की, ठीक है। तो क्या हो गया DsP2, DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है। मैग्नीज का एक कॉम्प्लेक्स है साइनाइड के साथ, उसने बोला है कि इन ऑप्शन में से बताओ कौन सा करेक्ट है, कि sp3d2 हाइब्रिडाइज है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, या D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, DsP2 स्क्वायर प्लेनर और sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाता है, कैसे, sp3d2 है, sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल तो होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो Mn पे हम चार्ज देखेंगे, क्या चार्ज है, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर भी नहीं है, स्क्वायर प्लेनर किस लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हम इसको भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो या तो ये कॉम्प्लेक्स होगा ये, मतलब इनर या आउटर, ठीक है, वो हम देखेंगे इनर है कि आउटर है। तो मैग्नीज में चार्ज कितना हो गया, x -6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू +3, ठीक है। मैग्नीज +3 में कितना होता है, +2 में D5 होता है, +2 में, तो +3 में कितना हो गया, D4 हो जाएगा, ठीक है, D4 हो जाएगा। अब D4 हम फिल कर लेंगे, D4 को हम फिल कर लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग हो जाएगी, मतलब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमें तो सिर्फ 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो हम ज़रूरी नहीं है दोनों की पेयरिंग कराएं, हम एक की भी पेयरिंग करा सकते हैं, सिर्फ इसकी, ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये खाली हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, हमारे पास ऑर्बिटल खाली हो गया, तो क्या हो जाएगी D2sp3 और ऑक्टाहेड्रल, मतलब D2sp3 और ऑक्टाहेड्रल। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जनरली या मोस्टली इनर कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इनमें से मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बताना है हमें कौन सा है। तो देखो मैंने आपको चिलेट के बारे में बताया था, चिलेट लिगेंड के बारे में, कि चिलेट लिगेंड जब भी कोई कंपाउंड बनाएगा और चिलेट रिंग बनती है तो वो सबसे स्टेबल होती है। तो यहाँ पे जो C2O4 है, जो बाइडेंटेट लिगेंड है, वो क्या करेगा, चिलेट रिंग बनाएगा, तो सबसे स्टेबल कौन सा हुआ, ये, बाकी कोई भी चिलेट नहीं बना सकता क्योंकि यूनिडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स दिस, इस कॉम्प्लेक्स से कितने आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये जो हमारा, ये तो एक जो स्क्वायर के अंदर जो एंटिटी होती है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ये तो कभी ब्रेक हो ही नहीं सकती, 6 तो इसने अपने साथ लिगेंड ले लिए, ये जो क्या है Cl2, इनको ये निकाल सकता है, मतलब 2 Cl- आयन जो है वो निकल सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, एक तो ये, ठीक है, ये वाला, भाई 2 Cl- निकलेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस छोड़ के जाएंगे ना, तो एक तो ये और 2 ये, कितनी हो गई टोटल 3, तो टोटल कितना हो गया 3 इसका आंसर। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर बताना है कोबाल्ट का, इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे तो K पॉजिटिव निकल जाएगा, K पॉजिटिव जब बाहर निकल जाएगा तो उस पर एक माइनस साइन छोड़ेगा क्योंकि एक ही K है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, C के लिए, कोबाल्ट के लिए X, हमें पता है कि CO न्यूट्रल है तो 0,
इज इक्वल टू बाहर कितना है -1, तो -1, तो x कितना हो गया -1, तो कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर या एनसीईआरटी के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो CFT हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।